न्यूटन में एक बड़ी ही अनोखी खूबी थी। वह किसी भी आंखों देखी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से मैथमेटिकल इक्वेशंस का रूप दे दिया करते थे, और ये इक्वेशंस कई हद तक सही भी होते हैं। तो इन्हीं सब इक्वेशंस में से एक था लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस का। तो इसमें उन्होंने हमें बताया था कि ग्रेविटी कुछ और नहीं बल्कि एक फोर्स है जो दो मासेस के बीच लगता है। तो इसी बात पर आइंस्टाइन ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या हो अगर दोनों में से एक में मास हो और दूसरा मासलेस, यानी कि एक फोटॉन जिसमें मास नहीं होता, तो क्या उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? अगर हम न्यूटन के मुताबिक देखें तो फोटॉन में कोई भी मास नहीं होता, जिस कारण वह लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का भी उल्लंघन करता है। तो इसके स्वरूप हम लोग कह सकते हैं कि यह फोटॉन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी उल्लंघन करेगा, जो कि हमारे फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात थी। साथ ही न्यूटन ने कभी भी अपने थ्योरीज में हमें यह नहीं बताया कि हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के तथ्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिनमें कि उन्होंने इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है। उनके मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि वह कर्व्ड स्पेस टाइम का परिणाम है। आइंस्टाइन ने अपने फील्ड इक्वेशन के माध्यम से हमें समझाया कि स्पेस में जहाँ कहीं भी एनर्जी ज़्यादा है वहाँ हमें कार्वेचर या डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और ठीक इसके उलट भी। तो चलिए इन कार्वेचर्स के बारे में हम लोग और थोड़े डिटेल में जानते हैं। स्पेस टाइम कार्वेचर को समझने के लिए हम लोगों को इसके मैथ्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि किसी भी दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन हम लोग यह बात किस आधार पर कहते हैं? तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक थ्योरी निकाली जिसका नाम दिया पैरेलल ट्रांसपोर्ट। इसमें उन लोगों ने हमें समझाया कि अगर हम दो बिंदु लें और इन दो बिंदुओं के बीच अगर एक कर्व ड्रॉ करते हैं, तो इस कर्व के हर एक पॉइंट पर जो वेक्टर ड्रॉ होगा वह जिस वक्त उसके टेंजेंट के डायरेक्शन की ओर हो जाएगा वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यह तभी संभव है जब वह एक स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि उसी वक्त स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट का डायरेक्शन और उन दो बिंदुओं के बीच के वेक्टर का डायरेक्शन दोनों तभी बराबर हो सकता है जब वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आशा करता हूँ इतनी दूर तक आप समझ चुके होंगे। अब इन पैरेलल ट्रांसपोर्ट्स को हम लोग इस कर्व में अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इस कर्व को छोटे से छोटे हिस्सों में बांट दें तो हमें लगभग ऐसा लगेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस को मिला करके यह कर्व बना है। तो इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट और वेक्टर दोनों की दिशा एक ही ओर होंगे। तो इस कारण हम लोग एक कर्व के छोटे से छोटे एलिमेंट्स को जियोडेसिक कहते हैं। तो ऐसे कर्व्स जिनके जियोडेसिक्स में टेंजेंट और वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शंस में होते हैं उन्हें हम लोग यूक्लिडियन स्पेस टाइम कर्व में पढ़ते हैं। लेकिन हम अगर आइंस्टाइन के कर्व्ड स्पेस टाइम का बात करें तो उनमें जियोडेसिक्स ऐसे व्यवहार नहीं दिखाते। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस तस्वीर में एक वेक्टर एक बंद लूप में एक गोले की सतह के पैरेलली ले जाया गया है। यह वेक्टर कर्व के बाहर पैरेलली शुरू होता है, जो कि टेंजेंट के डायरेक्शन में भी होता है। लेकिन जैसे ही यह वेक्टर इस लूप के ऊपरी शीर्ष तक पहुंचता है, जहां की इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहां टेंजेंट के साथ फिसलने से वेक्टर की दिशा बदल जाती है। फिर पूरे लूप के चारों ओर जाने के बाद वेक्टर अपने प्रारंभिक दिशा के संबंध में अल्फा के कोण से शिफ्ट हो जाता है। तो यही सब दिक्कत हमें देखने को मिलता है आइंस्टाइन के स्पेस टाइम कर्व में। अब तक मेरा इतना समझाने का मतलब यह था कि यूक्लिडियन स्पेस टाइम कर्वेचर गलत है और आइंस्टाइन का स्पेस टाइम कर्वेचर सही है। एक और बात, यूक्लिडियन स्पेस टाइम कर्वेचर में हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ भी गलत है। तो अब हम लोगों को न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी इस प्रकार सुधारना पड़ेगा कि छोटे स्केल में न्यूटन के नियम तो लागू हो, साथ ही साथ हम लोगों को इस इक्वेशंस को आइंस्टाइन के स्पेस टाइम कर्वेचर में भी लागू करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग इस चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं। इसका सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि किसी भी फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 होता है। और इसे मैंने कैसे माना, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो फिर इस इक्वेशन में हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे, जो कि इस इक्वेशन को अपने फाइनल फॉर्म में ले आता है, जिसे हम जियोडेसिक इक्वेशंस कहते हैं। आखिरकार इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि स्पेस में किसी भी पार्टिकल का रास्ता क्या होगा।
अब अगर आप इस इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट को देखें तो यह न्यूटन के नियमों की पुष्टि करता है। वहीं अगर आप इसके राइट पार्ट को देखें तो यह इस इक्वेशन के करेक्शन के बारे में बताता है, जो कि न्यूटन और आइंस्टाइन के कर्व्ड स्पेस टाइम को कनेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को जियोडेसिक के बारे में समझाया, किसी भी कर्व के छोटे से हिस्से को हम लोग जियोडेसिक कहते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि एक बहुत से छोटे से हिस्से में किसी भी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होगा, जिस कारण उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, जिसे कि हम लोगों ने अज्यूम किया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार इन जियोडेसिक्स के मदद से यह पता लगा सकते हैं कि हमारा यह स्पेस टाइम कर्व्ड है। तो इसे मैं आप लोगों को अर्थ के रेस्पेक्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए कि इक्वेटर के सामने दो जियोडेसिक्स को हम लोग लेते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूड के सबसे छोटे से हिस्से हैं। तो ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इक्वेटर के सामने। फिर जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई सरफेस कर्व्ड है तो दोनों जियोडेसिक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसी प्रकार हम जब इन इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे दो अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर के, और अगर उस बिंदु पर इन दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा यह स्पेस टाइम कर्व्ड है। आखिरकार अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया है तो आप बड़े ही आसानी से आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस को भी समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक विनती है कि जाने से पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है और आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें और मुझे जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।